हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं वर्तमान स्थितियों के चलते एमपीपीएससी प्री की परीक्षा का समय अभी निश्चित नहीं है। अतः एमपीपीएससी प्री और मेंस दोनों की तैयारी करना समय रहते ज़रूरी हो गया है। इस हेतु जगत सर द्वारा एक पीडीएफ तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से बताया गया है कि प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के कौन कौन से टॉपिक सिमिलर हैं, जिन्हें हम एक साथ कंप्लीट कर सकते हैं। इसके साथ ही एमपीपीएससी जंक्शन द्वारा भी एमपीपीएससी प्री और मेंस दोनों के सिमिलर टॉपिक पर वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं। आप उसे भी विजिट कर सकते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं जो प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों में सिमिलर हैं। हम देखते हैं यूनिट फर्स्ट, मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य। इसमें प्रारंभिक परीक्षा का टॉपिक है मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, प्रमुख राजवंश। वही मुख्य परीक्षा का टॉपिक है मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें। इसमें है गोंडवाना रियासत, बुंदेली रियासत, बघेली रियासत, होलकर रियासत, सिंधिया रियासत और भोपाल रियासत। इसे हम प्रमुख राजवंश के तहत पढ़ते हैं विभिन्न रियासतों को, अर्थात दोनों में समान टॉपिक है। उसके बाद हम देखते हैं स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान। वहीं मुख्य परीक्षा में भी टॉपिक दिया गया है मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन। फिर टॉपिक है मध्य प्रदेश की प्रमुख कलाएं एवं स्थापत्य कला। मुख्य परीक्षा में टॉपिक है भारतीय सांस्कृतिक विरासत मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में, जिसमें हम प्राचीन काल से आधुनिक काल तक विभिन्न कला प्रारूपों को, साहित्य, पर्व, उत्सव एवं वास्तुकला के प्रमुख पक्षों को देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्रारंभिक परीक्षा का मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां एवं बोलियां। वही मुख्य परीक्षा में टॉपिक दिया गया है मध्य प्रदेश राज्य की जनजातियां, आपदाग्रस्त जनजातियों के विशिष्ट संदर्भ में, अर्थात वे जनजातियां जिन्हें आपदाग्रस्त विशिष्ट दर्जा प्रदान किया गया है। 3 जनजातियां हैं मध्य प्रदेश में, बेगा, भारिया और सहरिया। इन 3 जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा प्रदान किया गया है। अतः इन तीनों के बारे में हमें विस्तृत रूप से जानकारी लेनी होगी इस टॉपिक के संदर्भ में। फिर नेक्स्ट टॉपिक में दिया गया है अन्य जनजातियों के संदर्भ में, जनजातियों की स्थिति क्या है, सामाजिक संरचना क्या क्या है, उनके रीति रिवाज, मान्यताएं, विवाह, नातेदारी, धार्मिक विश्वास एवं परंपराएं, जनजातियों में प्रचलित पर्व एवं उत्सव। इन सभी की विस्तृत जानकारी लेनी होगी हमें मुख्य परीक्षा के लिए। फिर नेक्स्ट है प्रारंभिक परीक्षा का टॉपिक है प्रदेश के प्रमुख त्योहार, लोक संगीत, लोक कलाएं एवं लोक साहित्य। वहीं मुख्य परीक्षा का टॉपिक है पर्व एवं उत्सव। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी कृतियाँ। वहीं मुख्य परीक्षा में टॉपिक दिया गया है साहित्य, जिसके अंतर्गत हम साहित्यकारों को, उनकी कृतियों को जानते हैं। इसमें हम साहित्यकारों का विशेष परिचय लेते हैं। यह टॉपिक था साहित्य के संदर्भ में। फिर नेक्स्ट टॉपिक है मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थल। वहीं प्रारंभिक परीक्षा में टॉपिक दिया गया है मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर स्थल एवं पर्यटन, दोनों समान है। प्रारंभिक परीक्षा का एक टॉपिक है मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व। यह टॉपिक मुख्य परीक्षा में नहीं दिया गया है। यह हमने देखा यूनिट फर्स्ट में कौन कौन से टॉपिक समान थे। आइए देखते हैं यूनिट 2 में। यूनिट 2 है भारत का इतिहास। प्रारंभिक परीक्षा में इसके सदृश टॉपिक है प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, घटनाएं एवं उनकी प्रशासनिक, सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्थाएं। और एक टॉपिक है 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन। वही मुख्य परीक्षा में हम देखते हैं भारतीय इतिहास, भारत का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास, हड़प्पा सभ्यता से 10वीं शताब्दी तक। फिर है
11वीं से 18वीं शताब्दी तक भारत की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास और मुगल काल के हम मुगल शासक और उनकी प्रशासन व्यवस्था को देखते हैं तथा मिश्रित संस्कृति का अभ्युदय कैसे हुआ यह जानते हैं। अर्थात मुगल शासक, उनकी प्रशासन व्यवस्था और उस काल की संस्कृति के बारे में हमें जानकारी लेनी होगी। फिर नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, प्रारंभिक परीक्षा में है स्वतंत्रता संघर्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इसके सदृश मौखिक परीक्षा में टॉपिक दिया गया है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था एवं समाज पर क्या प्रभाव रहा है। और एक टॉपिक है ब्रिटिश उपनिवेश के प्रति भारतीयों की क्या प्रतिक्रियाएं रही हैं, उनके द्वारा जो कृषक और आदिवासी विद्रोह किए गए हैं, धार्मिक विद्रोह किए गए हैं, जो स्वतंत्रता आंदोलन या संग्राम किया गया है, भारतीय पुनर्जागरण कैसे हुआ, इसमें हम प्रमुख धार्मिक आंदोलनों के बारे में पढ़ते हैं। फिर राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन एवं इसके नेतृत्वकर्ता के बारे में जानकारी लेते हैं। इसके बाद टॉपिक आता है स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण एवं पुनर्गठन। ये प्रारंभिक परीक्षा का टॉपिक है। वहीं मुख्य परीक्षा में टॉपिक दिया गया है गणतंत्र के रूप में भारत का उदय, राज्यों का पुनर्गठन, मध्य प्रदेश का गठन, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात की प्रमुख घटनाएं। इसमें हम देशी रियासतों का विलय किस प्रकार किया गया, विभिन्न राज्यों को संवैधानिक प्रावधानों के तहत कैसे भारत में मिलाया गया, मध्य प्रदेश का गठन कैसे किया गया और स्वतंत्रता के पश्चात कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई हैं, उन सभी के बारे में हम विस्तृत जानकारी लेते हैं। यह था यूनिट 2। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 3 को कंप्लीट करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम यूनिट 1 और यूनिट 2 को कंप्लीट कर चुके थे। आइए अब देखते हैं यूनिट 3 मध्य प्रदेश का भूगोल, जिसमें प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में कौन कौन से टॉपिक कॉमन है, आइए देखते हैं। इसमें हम देखते हैं प्रारंभिक परीक्षा का टॉपिक है मध्य प्रदेश के वन, वनोपज, वन्यजीव, नदियाँ, पर्वत एवं पर्वत श्रृंखलाएं। वहीं मुख्य परीक्षा का टॉपिक है प्रमुख भू आकारिकी, जियोमॉर्फोलॉजी, इसके प्रदेश नर्मदा घाटी एवं मालवा के पठार के विशेष संदर्भ में। उसके बाद हम देखते हैं मध्य प्रदेश की जलवायु। वही मुख्य परीक्षा में भी टॉपिक दिया गया है जलवायु। इसमें हम देखते हैं मध्य प्रदेश के वन, वनोपज, वन्यजीव, नदियाँ, पर्वत। प्रमुख भू आकारिकी में आ जाता है वन, पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, यह सभी इसमें भू आकारिकी में कंप्लीट हो जाता है। फिर हमने देखा मध्य प्रदेश की जलवायु, तो मुख्य परीक्षा में भी दिया गया है मध्य प्रदेश के भूगोल में मध्य प्रदेश की जलवायु, समान टॉपिक है। उसके बाद हम देखते हैं मध्य प्रदेश के प्राकृतिक एवं खनिज संसाधन। वहीं मुख्य परीक्षा में टॉपिक दिया गया है प्रमुख वनस्पति खनिज, प्रकार, वितरण एवं उपयोग। यह प्राकृतिक संसाधन के तहत ही आ जाता है। फिर टॉपिक दिया गया है मध्य प्रदेश में परिवहन। मध्य प्रदेश में परिवहन मुख्य परीक्षा में इसमें सीधे तौर पे कोई टॉपिक नहीं दिया गया है, लेकिन हम आगे देखेंगे कृषि के संबंध में दिया गया है मध्य प्रदेश में परिवहन। आइए देखते हैं प्रारंभिक परीक्षा का टॉपिक है मध्य प्रदेश की प्रमुख सिंचाई एवं विद्युत परियोजनाएं। वहीं मुख्य परीक्षा का टॉपिक है ऊर्जा संसाधन, जिसमें हम ऊर्जा के विभिन्न प्रकार, ऊर्जा का वितरण एवं उनके उपयोग को जानेंगे। इसके तहत हम सिंचाई, विद्युत परियोजनाएं, इसके अतिरिक्त अन्य ऊर्जा के संसाधनों को भी हम मुख्य परीक्षा के टॉपिक में देखते हैं। फिर है नेक्स्ट टॉपिक मध्य प्रदेश में कृषि, पशुपालन एवं कृषि आधारित उद्योग। प्रारंभिक परीक्षा में टॉपिक दिया गया है मध्य प्रदेश की कृषि, मध्य प्रदेश में पशुपालन और कृषि आधारित उद्योग। वहीं मुख्य परीक्षा में टॉपिक दिया गया है मध्य प्रदेश की प्रमुख फसलें, उसकी कृषि जोत क्षेत्र एवं फसल प्रतिरूप, फसलों के उत्पादन एवं वितरण का भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरणीय प्रभाव, बीज एवं खाद की गुणवत्ता एवं आपूर्ति से जुड़े मुद्दे, कृषि के तरीके, उद्यानिकी, मुर्गी पालन, डेयरी, मछली एवं पशुपालन आदि के मुद्दे एवं समस्याएं।
कृषि उत्पादन परिवहन, यह हमने टॉपिक देखा था मध्य प्रदेश में परिवहन, यह आ गया यहाँ पे। भंडारण एवं विपणन से संबंधित समस्याएं एवं चुनौतियाँ, तो हमने यह देखा। मुख्य परीक्षा में कृषि का वेटेज इसमें कुछ ज़्यादा है प्रारंभिक परीक्षा के मुकाबले। फिर देखते हैं अगला टॉपिक है मुख्य परीक्षा का मृदा, जिसमें हम मृदा के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुण देखते हैं। मृदा प्रसंस्करण एवं मृदा निर्माण कैसे होता है, मृदा क्षरण और मृदा ह्रास की क्या समस्याएं हैं, किन किन क्षेत्रों में हैं। फिर देखते हैं समस्याग्रस्त मृदा एवं उसके परिष्कार के तरीके, क्या क्या समस्याएं और उसे कैसे निजात पाई जा सकती है। फिर देखते हैं जल ग्रहण आधार पर मृदा संरक्षण नियोजन, किस प्रकार मृदा का संरक्षण किया जा सकता है। यह हमने देखा यूनिट 3। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं यूनिट 4 के बारे में, जो है भारत एवं विश्व का भूगोल। इसमें हम देखते हैं प्रारंभिक परीक्षा में और मुख्य परीक्षा में क्या क्या टॉपिक सिमिलर हैं। तो पहले जानते हैं हम भारत का भूगोल के संदर्भ में। इसमें देखते हैं हम प्रारंभिक परीक्षा का टॉपिक है भौतिक भूगोल, जिसमें हम भौतिक विशेषताएं और प्राकृतिक प्रदेश देखते हैं। वही मुख्य परीक्षा में दिया गया मुख्य भौतिक स्वरूप, जिसमें हम भारत के प्रमुख पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, झील एवं हिमनद देखते हैं तथा यह इनके निर्माण की प्रक्रियाएं क्या हैं, इन सभी के बारे में जानकारी लेते हैं। फिर प्रारंभिक परीक्षा का नेक्स्ट टॉपिक है प्राकृतिक संसाधन, जिसमें हम पढ़ते हैं वन, खनिज संपदा, जल, कृषि, वन्यजीव, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य और सफारी। उसके बाद हम देखते हैं मुख्य परीक्षा में इसके सदृश टॉपिक दिया गया है प्राकृतिक संसाधन के प्रकार एवं उपयोग, जिसमें हम देखते हैं वन, मृदा एवं जल। उसके बाद दूसरा देखते हैं शैल एवं खनिज, तो यह भी समान हो जाता है, प्राकृतिक संसाधन दोनों में दिए गए हैं। फिर देखते हैं हम प्रारंभिक परीक्षा में टॉपिक है सामाजिक भूगोल। सामाजिक भूगोल में हम देखेंगे जनसंख्या संबंधी, जनांकीकी, जनसंख्या वृद्धि, आयु, लिंगानुपात, साक्षरता एवं आर्थिक गतिविधियाँ। वही मुख्य परीक्षा में हम देखेंगे जनसंख्या टॉपिक दिया गया है, जिसमें हम देखेंगे जनसंख्या वृद्धि कितनी क्या रही है, वितरण कैसा है, घनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता, प्रवास, ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या, इन सब के बारे में हम जानकारी लेते हैं, अर्थात दोनों में समान टॉपिक दिया गया है। फिर है प्रारंभिक परीक्षा का टॉपिक है आर्थिक भूगोल, जिसमें हम प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधन, उद्योग, यातायात के साधन देखते हैं। मुख्य परीक्षा में इसके सदृश कोई टॉपिक नहीं दिया गया है। वही मुख्य परीक्षा में हम एक टॉपिक अलग से पढ़ेंगे जलवायु, भारत की जलवायु, जिसमें हम मानसून की उत्पत्ति कैसे होती है, एल नीनो का प्रभाव क्या होता है भारत के संदर्भ में, जलवायु एवं ऋतुएं कौन कौन सी होती हैं भारत में, वर्षा का वितरण क्या क्या है और जलवायु प्रदेश कौन कौन से हैं। हमने देखा इसमें भारत के भूगोल में भौतिक स्वरूप दोनों में है, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा में प्राकृतिक संसाधन भी दोनों में समान है। उसके बाद देखा सामाजिक भूगोल, जिसमें हम जनांकीकी के संदर्भ में पढ़ते हैं, मुख्य परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा दोनों में है। लेकिन मुख्य परीक्षा में एक टॉपिक है जलवायु, जो कि प्रारंभिक परीक्षा में नहीं है। वही प्रारंभिक परीक्षा का एक टॉपिक है आर्थिक भूगोल, जो कि मुख्य परीक्षा में नहीं दिया गया है। इस प्रकार कंप्लीट होता है भारत का भूगोल। फिर देखते हैं हम विश्व का भूगोल। विश्व के भूगोल में प्रारंभिक परीक्षा में टॉपिक दिया गया है विश्व के महाद्वीप, प्रमुख उनके देश, महासागर, नदियाँ और पर्वत। विश्व के प्रमुख देश, महासागर, पर्वत और नदियाँ हम जानते हैं। वही मुख्य परीक्षा में टॉपिक दिया गया है प्रमुख भौतिक लक्षण, जिसमें हम पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, झीलें एवं हिमनद पढ़ते हैं। उसके बाद टॉपिक है प्रमुख भौगोलिक घटनाएं, क्या क्या घटनाएं घटित होती है, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी क्रिया कैसे होती है, चक्रवात, इन सभी के बारे में हम जानकारी लेते हैं। फिर है विश्व की जलवायु, जलवायु एवं ऋतुएं, वर्षा का वितरण एवं जलवायु प्रदेश, जलवायु परिवर्तन एवं उसके प्रभाव। ये हमने देखा था भारत के संदर्भ में भी हमें पढ़ना होता है और विश्व के संदर्भ में भी। मुख्य परीक्षा में, प्रारंभिक परीक्षा में
इसके संबंध में कोई टॉपिक नहीं दिया गया है, न ही भौगोलिक घटना से संबंधित और न ही जलवायु से संबंधित। प्रारंभिक परीक्षा में टॉपिक दिया गया है विश्व के प्राकृतिक संसाधन, जो कि मुख्य परीक्षा में नहीं दिया गया है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक आता है परंपरागत एवं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। मुख्य परीक्षा में भी इसके सदस्य जो टॉपिक दिया गया है वह विस्तृत रूप से दिया गया है, जिसमें हमें पढ़ना होगा ऊर्जा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोत, उनका अर्थ, परिभाषाएं, उदाहरण और अंतर। वहीं ऊर्जा दक्षता, ऊर्जा प्रबंधन क्या होता है, संगठनात्मक एकीकरण क्या है, परिचालन कार्यों में ऊर्जा प्रबंधन, ऊर्जा क्रय, उत्पादन योजना और नियंत्रण, रखरखाव, ये सभी हमें ऊर्जा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोत के तहत पढ़ना होगा। फिर आता है ऊर्जा रणनीतियों से संबंधित मुद्दे और चुनौतियां क्या क्या हैं। फिर टॉपिक आता है ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत, जिसमें हम वर्तमान परिदृश्य और भविष्य की संभावनाएं देखते हैं कि वर्तमान में क्या स्थिति है और भविष्य में क्या क्या क्षमताएं होने वाली है, जिसमें हम सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा और जैव ईंधन आदि के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं। यह था मुख्य परीक्षा का टॉपिक। फिर देखते हैं हम मुख्य परीक्षा में जो अन्य टॉपिक हैं जो प्रारंभिक परीक्षा में नहीं दिए गए हैं, वह है जल एवं आपदा प्रबंधन, जिसमें हम पढ़ेंगे पेयजल आपूर्ति, जल की अशुद्धि के कारण गुणवत्ता प्रबंधन कैसे की जा सकती है, जल प्रबंधन कैसे किया जा सकता है, इसकी विधियाँ, यह सब कुछ हमें जानना होगा। फिर है भूजल एवं जल संग्रहण, यह टॉपिक था मुख्य परीक्षा का, जल एवं आपदा प्रबंधन। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है भूगोल के आधुनिक तकनीक। यह नया टॉपिक जोड़ा गया है 2020 मेंस के लिए। इसमें है सुदूर संवेदन के सिद्धांत, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, घटक, उपग्रहों के प्रकार, सुदूर संवेदन का उपयोग, GIS में भौगोलिक सूचना प्रणाली क्या है, उसके घटक कौन कौन से हैं तथा उनका उपयोग कैसे किया जा सकता है। फिर देखते हैं हम GPS भौगोलिक पोजिशनिंग सिस्टम, इसकी आधारभूत संकल्पना क्या है, यह कैसे कार्य करता है और उसके उपयोग क्या क्या हैं। फिर हम देखते हैं एक और जो नया टॉपिक जोड़ा गया है वह है भूगर्भशास्त्र, जिसमें हम उसकी परिभाषा, महत्व को जानते हैं। पृथ्वी की भूपर्पटी, मेंटल कोर, स्थल मंडल, जल मंडल, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं आयु, भूवैज्ञानिक समय सारणी, सेल चट्टान परिभाषा, प्रकार, चट्टानों की परिभाषा, उनके प्रकार कौन कौन से, आग्नेय, अवसादी, कायंत्रित शैलें, इन सब के बारे में हम जानकारी लेंगे। फिर हम पढ़ते हैं खनिज एवं अयस्क, जीवाश्म, अपक्षय एवं अपर्दन क्रियाएं, मृदा निर्माण कैसे होती है, भूमिगत जल, प्राकृतिक कोयला, प्राकृतिक तेल एवं गैस, यह सब कुछ हम मुख्य परीक्षा में विस्तृत रूप से पढ़ते हैं। यह था यूनिट 4